दोस्तों गुणसूत्र कैसे बनता है, क्रोमोसोम कैसे फॉर्म होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। आइए और बातें करते हैं। दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये है गुणसूत्र। क्रोमोसोम को मैं ऐसे भी बताता हूँ, ये देखो ये फिंगर है, ये यहाँ पर ये बीच वाला पार्ट ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर। और इधर ये जो दोनों पंखुड़ियाँ हैं यहाँ देखिए, इधर भी क्रोमेटिड और इधर भी क्रोमेटिड। ये देखो सेंट्रोमियर, ये जो पंखुड़ियाँ इधर और इधर इनको क्या कहते हैं, क्रोमेटिड। दोस्तों सेंट्रोमियर, क्रोमेटिड और इस क्रोमेटिड के जो एंड पार्ट है उनको कहते हैं टीलोमियर। ये जो मैं बना रहा हूँ ये कौन है, टीलोमियर। क्या कहते हैं इनको, टीलोमियर। क्रोमोसोम में, गुणसूत्र में सेंट्रोमियर और टीलोमियर ये जो स्ट्रक्चर है ये हेटेरोक्रोमेटिन रीजन होता है या हेटेरोक्रोमेटिन पार्ट होता है। सर ये हेटेरोक्रोमेटिन क्या है? क्रोमोसोम में दो पार्ट होते हैं, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। दो तरीके से इनको अलग कर सकते हैं, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन को। अगर आप क्रोमोसोम को रंग चढ़ाएं, स्टैन करें, तो जहाँ पर कलर डार्क आएगा वो हेटेरोक्रोमेटिन और जहाँ पर हल्का लाइट कलर आएगा वो कौन सा होगा, यूक्रोमेटिन। एक डिफरेंस तो ये। दूसरा, जहाँ पर जीन ज़्यादा पाए जाते हैं यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन वाले पार्ट या रीजन को जीन डेजर्ट रीजन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जीन नहीं पाया जाता। दोस्तों क्रोमोसोम के बारे में मैंने आपको बताया, आप और ध्यान से देखिए। सेंट्रोमियर, क्रोमेटिड, टीलोमियर, सेंट्रोमियर और टीलोमियर हेटेरोक्रोमेटिन रीजन गहरे रंग का, और साथ में जीन डेजर्ट रीजन ऑफ क्रोमोसोम। कौन कौन, टीलोमियर और सेंट्रोमियर, दोनों के दोनों हेटेरोक्रोमेटिन रीजन है। दोस्तों एक और बात पर आप फोकस करें, इसी क्रोमोसोम पर एक स्थान या लोकेशन होती है, उसको क्या कहते हैं, लोकस। और इस लोकस को मैंने यहाँ बनाया और उस पर ऐसी स्ट्रक्चर बनाई, इस लोकस पर, इसको कहते हैं जीन। देखो जैसे क्लास होती है, क्लास में टेबल कुर्सी है और कुर्सी के ऊपर स्टूडेंट बैठा हुआ है, तो वैसे ही है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या है, लोकस, और लोकस पर कौन बैठा रहता है, जीन। एक बार फिर बता रहा हूँ, क्रोमोसोम क्लास है, उसमें कुर्सी कौन है, लोकस, और उस पर कौन बैठा हुआ है, जीन। तो जीन क्या है, स्टूडेंट। तो बात समझ में आ गई। लोकस किसे कहते हैं, गुणसूत्र पर पाया जाने वाला वह स्थान जिस पर जीन उपस्थित होता है, क्या कहलाता है, लोकस कहलाता है। जीन जो है उसको जेनेटिक यूनिट या आनुवंशिक इकाई कहते हैं। दोस्तों सिंपल बात बता रहा हूँ, आनुवंशिक पदार्थ पूछे तो डीएनए, आरएनए भी होता है, और आनुवंशिक इकाई पूछे तो फिर आपका जवाब क्या होगा, जीन। और जीन कहाँ पाया जाता है, लोकस, और लोकस कहाँ पर है, गुणसूत्र पर। दोस्तों इस जीन के ही अलग अलग रूप होते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए पॉलीमरेज कुछ मिस्टेक कर देता है, जिसकी वजह से एक ही जीन के विभिन्न रूप आ जाते हैं। और भी रीज़न है, उनके बारे में अपन डिटेल बात करेंगे। यहाँ पर आप इतना याद रखें कि एक ही जीन के विभिन्न रूप को ही क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। और एलील को हिंदी में क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी। सीधा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सवाल आया है, युग्म विकल्पी किसे कहते हैं, एक ही जीन के विभिन्न रूप, डिफरेंट वेरिएंट ऑफ ए सिंगल जीन इज नोन एज एलील युग्म विकल्पी। इस डायग्राम को आप और ध्यान से देखें। दोस्तों इसमें मैंने दो क्रोमोसोम या गुणसूत्र बना रखे हैं, ये देखिए। एक और खास बात यह है, ये दोनों क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम को हिंदी में कहते हैं समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र
और रिटन एग्जाम में तो आपसे पूछा भी जा सकता है डेफिनेशन भी कि समजात गुणसूत्र किसे कहते हैं। एक बात मैं आपको बताता हूँ, सेल जो है कोशिका में आपको पता है ऐसे केंद्रक और केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं बहुत सारे का मतलब ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। नॉर्मली ये क्रोमोसोम इधर उधर पड़े रहते हैं 46, कोई अरेंजमेंट नहीं होता। लेकिन जैसे ही सेल डिवीज़न की तैयारी होती है सबसे पहला काम ये होता है 46 क्रोमोसोम जोड़े में आ जाते हैं और 23 पेयर बना देते हैं और इस जोड़े को ही क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्र। और इस जोड़े की क्या खास बात होगी, जैसे सपोज दैट अपनी सेल में सेल डिवीज़न हो रहा है तो पहले जोड़े में एक क्रोमोसोम अपने फादर का और दूसरा ही सेम वैसा ही क्रोमोसोम किसका होगा, मदर का। सेम वैसे का क्या मतलब है ये देख लेते हैं। जैसे फादर के क्रोमोसोम पर यहाँ कोई जगह है उसको लोकस, और उस लोकस पर एक जीन है ए, किसी भी एक लक्षण को प्रकट कर रही है। सपोज करो बालों के भाई घुंघराले हैं या सीधे हैं, इस बारे में बता रही है, तो इसके सामने वो गुणसूत्र आ जाता है मम्मी का जो बालों के शेप के हिसाब से घुंघराले हैं या स्ट्रेट है, वो वाला जीन अगर यहाँ है तो फिर ये दोनों क्रोमोसोम क्या कहलाएंगे, समजात गुणसूत्र। बात समझ में आई होगी, वरना एक बार और बता रहा हूँ। समजात गुणसूत्र जोड़े में वही होंगे, दोनों गुणसूत्रों के लोकस पर जीन समान होना चाहिए, भले रूप दूसरा हो जाए। जैसे यहाँ बी है तो यहाँ पर भी बी है, हाँ वो स्मॉल आ गया तो क्या बोलेंगे, युग्म विकल्पी। वेरिएंट अलग हो सकता है, जैसे सपोज करो यहाँ लंबाई वाला जीन है आपके पापा के गुणसूत्र में, तो जोड़े में वही आएगा, जस्ट इसी जगह पर मम्मी के भी क्या होना चाहिए, लंबाई वाला जीन। अगर आपको फिर भी डेफिनेशन लिखनी हो तो गुणसूत्रों का ऐसा जोड़ा जिसके समान लोकस पर समान जीन पाई जाती है, समजात गुणसूत्र कहलाता है। होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का ऐसा पेयर जिसके सेम लोकस पर सेम जीन प्रेजेंट हो, क्या कहलाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इस युग्म विकल्पी का भी क्या अरेंजमेंट है वो देखते हैं। सपोज करो इस क्रोमोसोम पर ए है, सामने भी वही कैपिटल है। एक बात अभी सिंपल याद रख लें, कैपिटल का मतलब डोमिनेंट प्रभावी और स्मॉल का मतलब रिसेसिव अप्रभावी। दोनों में प्रभावी आ रखा है तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, ए, जैसे आपने सुना हो कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। यहाँ मैंने ABC लिया है तो कैपिटल है, दोनों कैपिटल है, दोनों समान है इसलिए समयुग्मकी, दोनों सेम, और कैपिटल है इसलिए क्या हो गए, डोमिनेंट। तो इसको क्या पढ़ेंगे, समयुग्मकी प्रभावी, होमोजाइगस डोमिनेंट। और देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो दोनों अलग अलग है इसलिए हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। दोस्तों एक बात बता दूं, 2 और 2 4 होते। सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उगता है, जितनी भी ग्रंथियां हैं वो उपकला उत्तक की बनी होती है। ये तीनों बातें जितनी शाश्वत सत्य हैं, ये बात भी उतनी शाश्वत सत्य हैं। अगर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है तो फिर वो क्या होगा, या यूं कह सकते हैं हेटेरोजाइगस है तो वो प्रभावी ही होगा। कई बार ऐसे सोचते हैं सर प्रभावी क्यों लिखते हैं, प्रभावी लिख दो। हेटेरोजाइगस मतलब प्रभावी, कभी भी हेटेरोजाइगस रिसेसिव नहीं हो सकता। तो ये देखो विषम युग्म की प्रभावी, ये देखो कैपिटल वाले को ही माना जाएगा। अगर दोनों स्मॉल है, समान है इसलिए समयुग्म की, और स्मॉल है इसलिए अप्रभावी, होमोजाइगस रिसेसिव। तो 3 कंडीशन, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव। देखो होमोजाइगस
डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं, लेकिन हेटेरोजाइगस ऑलवेज डोमिनेंट ही होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम किसको कहते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया था। कब होता है? जब कोशिका विभाजन की तैयारी करती है तो गुणसूत्रों का जोड़ा बन जाता है और समान लोकस पर समान जीन पाई जाती है। गुणसूत्रों का ऐसा जोड़ा जिसमें समान लोकस पर समान जीन पाई जाए क्या कहलाता है? समजात गुणसूत्र। जेनेटिक यूनिट किसको कहते हैं? जीन को। जीन कहाँ पाई जाती है? लोकस पर। हेट्रोक्रोमेटिन रीजन क्या है? जीन डेजर्ट रीजन, जहाँ पर जीन नहीं पाई जाती और रंग चढ़ाने पर, स्ट्रेन करने पर ये डार्क कलर के होते हैं, टीलोमियर और सेंट्रोमियर। और ये गुणसूत्र कैसे बनाता है ये मैंने आपको बता ही दिया है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज, हिस्टोन प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक मैंने आपको क्रोमोसोम, युग्म विकल्पी, एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में ही, ये देखिए बहुत सारे एग्ज़ाम में सीधा सवाल, युग्म विकल्पी किसे कहते हैं? बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एलील या युग्म विकल्पी किसे कहते हैं? डिफरेंट वेरिएंट ऑफ सिंगल जीन, एक ही जीन के विभिन्न रूप क्या कहलाते हैं? एलील। आइए दोस्तों इससे रिलेटेड और बातें करते हैं। होमोलोगस और समजात गुणसूत्र के बाद अपन एक और टॉपिक पर बात करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर, हेट्रोक्रोमेटिन रीजन, ये क्रोमेटिड, जिस जगह पर जीन होगा उसको क्या बोलेंगे? लोकस। और लोकस पर ये जीन है जिसको मैंने ऐसे बना दिया, ये है जीन। दोस्तों जीन आगे चलकर बनाती है mRNA, मैसेंजर आरएनए, संदेश वाहक आरएनए। जीन या डीएनए से mRNA में बदलना क्या कहलाएगा? अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। mRNA फर्दर आगे प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन, अनुवादन। और ये प्रोटीन ही किसके लिए जिम्मेदार है? किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, एक एक टॉपिक क्लियर है ना। उसके बाद आप बुक पढ़ें, बुक भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। वीडियो के नोट्स बनाएं, वो तो सफिशिएंट है ही, उसके बाद भी बुक पढ़ें ताकि आपको किताबी लैंग्वेज भी समझ में आती रहे। जनरली क्या होता है कि नोट्स पढ़ते रहते हैं, फिर आप कई बार क्वेश्चन का मीनिंग ही नहीं समझ पाते। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से पढ़ें। वीडियो देखने के बाद आप किताब पढ़ने में आपको इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। और वैसे मेरा टारगेट यही है कि बच्चों को बुक पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगे, उनको मज़ा आने लगे कि हाँ यार अब समझ में आने लगा है। mRNA प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया, इसको क्या कहेंगे? अनुवादन। और ये प्रोटीन किसके लिए ज़िम्मेदार है? कैरेक्टर या किसी लक्षण के लिए ज़िम्मेदार है। तो दोस्तों ये बात कह सकते हैं कि किसी लक्षण या कैरेक्टर के लिए ज़िम्मेदार कौन है? जीन। लक्षण क्या है? कैरेक्टर जैसे किसी पादप की लंबाई, बीज का रंग या बीज का आकार कैसा है, पादप लंबा है, बौना है, बीज पीला है, हरा है, आकार गोलाकार है, झुर्रीदार है, ये सारी चीज़ें उसके कैरेक्टर है। और इस कैरेक्टर को निर्धारित या डिटरमाइन करने का काम कौन करेगा? जीन। इसी से रिलेटेड एक और बात करते हैं, जो लक्षण है उसी के लिए एक और टर्म इस्तेमाल है, विपर्यासी लक्षण, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। एक ही लक्षण के दो रूप हो सकते हैं और इन रूपों को कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स या रूप कहा जाता है। देखो लक्षण का निर्धारण कौन करेगा? जीन। इसके जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है, रूप है, जैसे पादप की लंबाई आपने लक्षण ले लिया तो उसके दो रूप कौन से हो गए? लंबा टॉल, बोना ड्वार्फ। बीज के रंग के अगर आपको दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट चाहिए तो उसके लिए आपको पीला और हरा, और बीज के आकार के लिए कौन हो जाएगा? गोलाकार और झुर्रीदार। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग जो ट्रेट्स है, देखो कैरेक्टर को निर्धारित करने का काम कौन करेगा? जीन। और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के लिए जिम्मेदार कौन है? एलील या युग्म विकल्पी। लक्षण को निर्धारण जीन और ट्रेट को निर्धारण एलील करेगा, ये कहना चाह रहा हूँ। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, एक ही जीन के विभिन्न रूप,
एक और बात मैंने ऐड की है, जो सेम लोकस पर पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? युग्म विकल्पी। और युग्म विकल्पी किसका निर्धारण करते हैं? विपर्यासी लक्षणों का, कॉन्ट्रास्टिक ट्रेट्स का। एक ही लक्षण के दो रूप होते हैं, उनको क्या कहेंगे? विपर्यासी लक्षण। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ही है। दोस्तों एक और बात है, एक वैज्ञानिक और जेनेटिक्स पढ़े और मेंडल के बारे में आपको आइडिया नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेंडल के बारे में डिटेल बातें भी अपन करेंगे। मेंडल ने क्या कहा कि एक आनुवंशिक इकाई होती है। दोस्तों मेंडल ने जीन नाम नहीं दिया, मेंडल ने क्या कहा वो बता रहा हूँ। एक आनुवंशिक इकाई जेनेटिक यूनिट होती है जो लक्षण को निर्धारित करती है। अभी तो अपने को पता है जीन है, लेकिन मेंडल ने क्या कहा? ऐसी आनुवंशिक इकाई जो लक्षण को निर्धारित करती है उसे मेंडल ने कारक या फैक्टर नाम दिया। बाद में जॉनसन ने 1909 में इन कारकों को ही क्या कहा? जीन कहा। और जीन आपको पता है आनुवंशिक इकाई है ही। तो इसमें अपन ने बात की है एलील किसको निर्धारित करेगा? ट्रेट को। कैरेक्टर को कौन निर्धारित करेगा? जीन। कैसे? ये रहा एमआरएनए, प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। जीन से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। इसी बात को सेंट्रल डोगमा ऑफ साइंस, विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत भी कहते हैं। और मूलभूत सिद्धांत में अनुलेखन और अनुवादन दो ही बातें होती है। लेकिन आपसे पूछा जाए विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत, तो आप अनुलेखन और अनुवादन। आधुनिक विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत तो ये जो जीन है या डीएनए है, इसकी फोटोकॉपी भी होती है और उस फोटोकॉपी को कहते हैं डीएनए का प्रतिकृतिकरण, डीएनए का रेप्लिकेशन। तो आधुनिक सेंट्रल डोगमा में, मॉडर्न सेंट्रल डोगमा में एक और बात ऐड हो जाती है, डीएनए रेप्लिकेशन। दोस्तों मैं क्या बता रहा हूँ? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन सेंट्रल डोगमा ऑफ साइंस। लेकिन अगर इसमें डीएनए रेप्लिकेशन और ऐड कर दिया जाए तो आधुनिक कोशिका का मूलभूत सिद्धांत या मॉडर्न सेंट्रल डोगमा हो जाएगा। और इसके बारे में वॉटसन और क्रिक ने ही बताया था। तो ये बातें मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब अपन बात करेंगे मेंडल के बारे में, जिन्हें जेनेटिक्स के फादर या फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है।